श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम 2 से 5 मिनट का वेट और करेंगे, कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके मैसेजेस हमें आ रहे हैं। तो हम 2 से 5 मिनट के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक विषय पे आज हम बात करेंगे। कोई ऐसी एक नई चीज़ की जानकारी लेकर हम एक बहुत ही खास मेहमान के साथ आपके सामने आए हैं। तो हमारी आशा रहेगी कि आप उनसे बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनसे लें और ये समझने की कोशिश करें कि खेती के अंदर बहुत सी ऐसे अच्छी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं जो शायद हम करते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं। और आज उस वैसे ही एक नई चीज़ के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि कैसे उससे हमें मुनाफा हो सकता है और कैसे हमारी एग्रीकल्चर में उससे ज़्यादा हमारी ताकत हमारी बढ़ सकती है। तो 2 से 5 मिनट के अंदर हम ये सेशन शुरू करेंगे। कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, बस अब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सौरभ, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। मेरे साथ आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल। ये बैंगलोर आकर के सब लोग बिगड़ जाते हैं। नहीं नहीं तो भाई। मैं भी वहीं की हूँ। कोशिश करती हूँ जितना हो सके कर सकूं, बट बीच बीच में जरूर थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है। सो जस्ट नहीं नहीं, नो बेयर नो विद अस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, नो वरीज। अनामिका, आपकी प्रेजेंटेशन है या वो प्रेजेंटेशन पे शो और हाँ यू जी, no no no, हाँ जी, we have two things. We have present. So my flow will go like this. I have some introduction about village story. That it will take 2 minutes for me to do it. राइट? After that, I'll go into the main topic, which will have support with theory, which is presentation, and then I'll show how to do practical also. ग्रेट, लवली, So all put together, and then the Q&A. परफेक्ट परफेक्ट। Yeah, sounds good. या एब्सोल्युटली। Yeah. Meanwhile, I'll also open all the presentation. You're giving me good time to open everything. या we'll also make you the co-host so that you can share directly. Anji, please. Yeah. Thank you. No.
जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान अनामिका भिष्ट जी बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं। इस सेशन को आपके सामने लाने का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि जिस तरह से जो भी एग्रीकल्चरल बिजनेस में, खेती के बिजनेस में हम काम कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन क्या उसमें हम नया कर सकते हैं, क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वो हमारे लिए कितनी कारगर है या नहीं है। और ये हमारी मॉडल गांव में कोशिश रहती है कि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आपके सामने लेकर आएँ। और इसी दौरान अनामिका जी से बात हो रही थी हमारी माइक्रो ग्रीन्स के कॉन्सेप्ट को लेकर, और उनसे बात हुई, जब हमने समझा तो हमें खासा ये ना सिर्फ इसमें रुचि हुई, पर हमें ये भी लगा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के सामने हमें लेके आना चाहिए, ताकि हो सकता है कुछ लोग आप में से इसके बारे में इससे परिचित भी हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इसके सही मायने क्या हो सकते हैं, सही काम करने का तरीका इसका क्या है, उसके बारे में जानें। और विलेज स्टोरी नाम की संस्था अनामिका भिष्ट जी चलाती हैं, और माइक्रो ग्रीन्स में इनका खासा अनुभव और एक्सपर्टीज़ है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने अग्री किया आज यहाँ पे आने के लिए और आपसे ये चीज़ अपनी जानकारी, अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि बहुत ही ध्यान से इनकी बातों को सुनें, इनके कॉन्सेप्ट को समझें और ये देखें कि कैसे अगर इसका आप प्रयोग करना चाहें, अपनी खेती में इसका इन्वॉल्वमेंट करना चाहें, तो कैसे किया जा सकता है, क्या इसके तरीके हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। और इसके बारे में बाकी की जानकारी के लिए मैं अनामिका जी को आमंत्रित करता हूँ कि प्लीज़ हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद सौरभ। खुशी हुई यहाँ आकर के आप लोगों से जुड़कर। एंड मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं हीरालाल जी से अलग से बात भी करते रहती हूँ। आपके मॉडल गांव के ऊपर मुझे काफी भरोसा है, जुड़ना चाहते हैं। और इसी दौरान मैंने जब बात किया तो सौरभ ने बोला चलो एक आपका जो आप जो कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, तो उस बारे में मैंने सोचा कि अब मैं शुरू करती हूँ एक सेशन दे करके आप लोगों को अपना नॉलेज शेयरिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अगर शेयर कर सके तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एंड हमारे लिए बेनिफिट है तो आपके लिए भी बेनिफिट ही साबित होगा। अब टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कहाँ के रहने वाले हो, आपका कहाँ कितना क्षमता है, कहाँ आप आगे इसको लेके जा सकते हैं, आपका क्या मार्केट है। ये सब चीज आप सौरभ आप एडमिट करेंगे लोगों को कि मुझे करना होगा एडमिट? हाँ मैम, मैं कर रहा हूँ, आप ठीक है, फाइन फाइन फाइन, कंटिन्यू करें अनामिका। ठीक है, फाइन, थैंक यू। तो शुरुआत मेरी यहाँ इस विलेज स्टोरी की जो जर्नी है, अच्छा मैं थोड़ा इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगी। एंड हम श्योर आप लोग सब प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सब लोगों को इतना सब समझ आ रहा है। और अगर कहीं नहीं समझ आता तो जरूर रोकिए, जरूर टोकिए, ताकि मैं अपनी कोशिश कर सकूं कि मैं शुद्ध हिंदी में जितना हो सके मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों से। सो नमस्कार, आई एम अनामिका हियर। मैं अनामिका हूँ, बैंगलोर से हूँ और कर्नाटका में पिछले 21-22 साल से मैं रह रही हूँ, यही काम करती हूँ। मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई और 21 साल से मेरा रिटेल में मैं काम करती थी। और उसका जो रिटेल मतलब इंडियन ब्रांड्स होते थे जैसे नाइकी, एडिडास, रीबॉक, कपड़ों के ब्रांड, जूतों के ब्रांड, एक्सेसरीज में थी। 21 साल तक मैं कॉर्पोरेट में थी और पिछले 4 साल से मैंने ये कॉर्पोरेट को छोड़ा और मैं ये विलेज स्टोरी की तरफ मैंने रुख लिया। और ये पिछले 4 साल से मैं विलेज स्टोरी पे काम कर रही हूँ। विलेज स्टोरी 2017 में एस्टैब्लिश हुआ, शुरुआत हुई उसकी। मैं इस सफर में अभी अकेली हूँ,
बट काफी सारे लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ। बट जो इस जर्नी में मेरा जो भी मेरे साथ विल स्टोरी जिस तरह से आगे बढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहती हूँ 2 मिनट इंट्रोडक्शन के लिए कि विल स्टोरी क्या है और मैं क्या हूँ। उसके आगे हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक, अपने माइक्रोग्रीन के ऊपर। सो धन्यवाद अगेन सौरभ फॉर एंड हीरालाल जी फॉर लेटिंग अस हम लोग को इस टॉपिक पे बात करने के लिए। आप हमें बस थम्स अप दिखा दीजिएगा सौरभ जी, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा हो तो। दिख रहा है? गुड, फाइन। सो जस्ट इसको साइड में करते हैं इसको। या सो ये है विल स्टोरी, ये बैंगलोर में स्थित है। हमारी अभी आपसे जो बात हो रही थी, इसकी जर्नी पिछले 4 साल से हमने शुरू किया है। एंड मेरा नाम अनामिका है। मैं कॉर्पोरेट में थी और ये कॉर्पोरेट की जर्नी यहाँ से शुरुआत हुई। लॉकडाउन पीरियड में काफी फ्लावर जो किसान भाई थे वो अपने फ्लावर को फेंक रहे थे और फ्लावर को बर्बाद कर रहे थे, और काफी सारे दुख दरी घटना हम लोग को सुनने में आ रहा था कि इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया फ्लावर के ऊपर और उनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे, उनके फ्लावर बर्बाद जा रहे हैं। क्योंकि अनाज तो लोग खा पा रहे थे लेकिन फ्लावर लोग वेस्ट कर रहे थे, वो गंगा में बहा रहे थे। तो हम लोगों ने उनके फ्लावर के साथ जुड़ करके, किसान भाइयों लोगों के साथ, ये यूनाइटेड इनसे हम लोग को फंडिंग मिला यूनाइटेड नेशन से, और इनके साथ उत्तराखंड के साथ जुड़ करके हम लोगों ने किसान भाइयों को सेशन दिया, जिसमें हम लोगों ने उनको बताया कि फ्लावर को किस तरह से अलग अलग सब चीज में कन्वर्ट कर करके इसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। जैसे कि अगरबत्ती हो, गुलाल हो, गुलकंद हो, बहुत सारी ऐसी चीजें। फ्लावर के पेपर भी बनते हैं, फ्लावर का बहुत सारा कंपोस्ट भी होता है। तो इससे फ्लावर की बर्बादी नहीं हुई और काफी सारे लोग आगे बढ़े। तो उसको हम लोग, इन्होंने गार्डियन मैगजीन में फीचर किया, फिर दैनिक जागरण में भी हमारा ये फीचर हुआ था, कृषि जागरण में। ये हमारा कम्युनिटी फार्म है, अगर आप देख रहे होंगे तो हम लोगों ने बैंगलोर में कम्युनिटी फार्मिंग शुरू किया था, जिसमें छोटे छोटे फार्म को लेकर के आदमी उसमें आते थे, अर्बनाइट्स जितने भी ये शहर के लोग वाले आते हैं, और ये उसको वहां पे खेती करते हैं। तो हम लोग उनको साथ देते थे। आप रोज तो आ नहीं सकते, अपना छोटा पैच आपने ले लिया। जैसे यहाँ पे क्या अर्बनाइट्स, हम लोग जो शहर वाले हैं, हमारे पास यहाँ पे जमीनें नहीं होती है, हमारे पास यहाँ पे छत नहीं होता, हमारे पास यहाँ आंगन नहीं होता है, हमारे पास यहाँ फ्लैट्स होते हैं, और फ्लैट्स में सिर्फ बालकनीज होती है। तो मेरे पास एक छोटी सी जगह थी, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया कम्युनिटी फार्मिंग में, ताकि सब लोग आए और हमारे साथ जुड़ करके उसमें फार्मिंग करें। तो ये हमारा कम्युनिटी फार्मिंग काफी चर्चित हुआ बैंगलोर में, और इसका काफी इसकी सराहना की गई, और काफी जगह इसको फीचर किया गया, इंक्लूडिंग बेटर इंडिया में हम लोगों ने फीचर किया। देन हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में, हम फार्मर्स मार्केट बहुत करते हैं, हर महीने हमारा एक फार्मर्स मार्केट होता था। और लॉकडाउन में भी हम लोगों ने लॉकडाउन फार्मर्स मार्केट किया, जिसमें हम लोगों ने किसान भाइयों को मदद की अपार्टमेंट जाने के लिए। अपने सोशल मीडिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया ताकि उसमें सब जुड़ सके, और ये काफी सारे हम लोगों ने दूरदर्शन पे हम लोगों ने माइक्रोग्रीन के सेशंस दिए। उसके बाद हम लोगों ने लेक पे काम करते हैं। तो ये सब हमारी सब ये हमारे अलग अलग वर्टिकल्स है, अलग अलग चीज है जो विल स्टोरी करते हैं, जिसमें अभी सबसे मेन हमारा जो इतने दिन से चल रहा है, पिछले 10 महीने से बहुत एग्रेसिव चल रहा है, वो है माइक्रोग्रीन्स। उसके बारे में आज हम लोग बैठ रहे हैं, और आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि माइक्रोग्रीन्स क्या है और हम लोग माइक्रोग्रीन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ये जस्ट everything, all put together, from media to TV to news channel to all the digital media. This is what we are in, this is our journey from ये पिछले 4 साल की जर्नी। हम इको फेस्टिवल्स करते हैं, हम ट्रैवल करते, इको टूरिज्म करते हैं, मतलब हम लोगों को गांव में ले जा करके उनको खेत दिखाते हैं, उनको गांव से जुड़ने की कोशिश करते हैं, पूरा बैक टू बेसिक। मतलब जो हम लोग पहले करते थे वो अब हम लोग उसको वापस लेकर के आ रहे हैं, ताकि सब लोग अपने रूट से जुड़े, मतलब सब लोग अपने जो हम लोग छोड़ चुके हैं अब हम उसको वापस लाने की कोशिश में विलेज स्टोरी जुड़ा हुआ है। चाहे वो खेती से हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल से हो, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन से हो, ये सब चीज हम लोग ये हम लोग चाहते हैं कि हम लोग विलेज स्टोरी इनको अपनाएं, और अपनी अपना 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 खाना खुद उगाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फूड, मतलब ग्रो योर ओन फूड, आप अपना खाना खुद उगाएं और उसको इंजॉय करें। हमेशा सुपरमार्केट से खरीदना, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो वो थोड़ी सी जो चाह है वो हम लोग लोगों के साथ शेयर करते हैं यहाँ पे।
ये है हमारा माइक्रोग्रीन। अब हम चलते हैं माइक्रोग्रीन की तरफ। ये है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर, सुपर फूड इसको बोला जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ मैं हूँ, मैं बैठी हुई यहाँ पे और मेरे हाथ में ट्रे है, तो ये है माइक्रोग्रीन्स और ये रेडी है अब हार्वेस्ट के लिए। मतलब अब ये निकाल करके खाने के लिए रेडी है। इसको बस आप निकालोगे, इसको आप कट करोगे और आप खा लोगे। मैं आपको सब बताऊंगी कि इसको कैसे लगाते हैं, किस किस तरीके से इसको लगाया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसमें आप क्या क्या लगा सकते हो, इसको आप कैसे खा सकते हो, इसको आप मार्केट कैसे कर सकते हो, इसके और क्या क्या तरीके हैं बेचने के। मैं आपको जितना हो सके, मेरे पास जितना विल स्टोरी के पास एक नॉलेज है, एक पिछले 4 साल में मैंने इसके ऊपर जितना काम किया, मैं आपके साथ सब शेयर करना आज करूंगी इस नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर। तो पहले सबसे पहले, अच्छा ये प्रेजेंटेशन जो है ये इंग्लिश में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फोटो ले सकते हैं। बट मुझे इसको हिंदी में नहीं करना हो पाया, बिकॉज हम लोगों ने परसों डिसाइड किया कि हम ये करेंगे और मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाई हूँ। बट हाँ, मैं आपको हर चीज समझा सकती हूँ हिंदी में, जितनी मेरी क्षमता है हिंदी में बात करने की। बट अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप रेस कर सकते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपको जरूर जब मैं क्वेश्चन आंसर लूंगी, मैं आपको और अच्छे से विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगी। माइक्रोग्रीन क्या है? सो माइक्रोग्रीन अगर आप देख रहे हो तो हमारे राइट हैंड साइड में माइक्रोग्रीन दिख रहा है, उस पर लिखा हुआ है माइक्रोग्रीन, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक पिक्चर है जिसमें 3-4 चीज की पिक्चर है। तो वो पहले कंफ्यूज नहीं होने का है कि माइक्रोग्रीन क्या है और स्प्राउट्स क्या है। स्प्राउट्स जो होते हैं वो बीज से जो हल्का सा जो स्प्राउट्स निकलता है उसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं, फिर हम उसको जाकर के प्लांट करते हैं, राइट। तो पहले स्प्राउट होता है, फिर वो माइक्रोग्रीन का स्टेटस लेता है, जैसे 3 से 4 इंच का जो वो सैपलिंग जिसको आप बोलते हैं, छोटा सा एक प्लांट बनता है, उसको हम लोग माइक्रोग्रीन बोलते हैं। जो पहला 2 पत्ता, जो पहला कोमल जो 2 पत्ता निकलता है, उसके नीचे जो स्टेम होते हैं 2-3 इंच के, उसको हम माइक्रोग्रीन बोलते हैं। तो पहला स्टेज होता है स्प्राउट, फिर होता है माइक्रोग्रीन का स्टेज, फिर होता है बेबी ग्रीन का स्टेज, फिर होता है सैपलिंग का स्टेज, प्लांट का स्टेज, ट्री का स्टेज, ऐसे ऐसे करके स्टेज जाते हैं। तो माइक्रोग्रीन कम्स इन द सेकेंड स्टेज, उसका दूसरे जगह पे, उसका जहां मैंने आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये मैंने सेपरेटली भी माइक्रोग्रीन आपको दिखाने की कोशिश की, ताकि आप इसको स्प्राउट्स के साथ, मतलब स्प्राउट उसको आप क्या बोलते हो, जो चना हम लोग खाते हैं सुबह पानी में डाल करके स्प्राउट निकलता है, उसको हम लोग स्प्राउट बोलते हैं। हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, बट हाँ पे आप पिक्चर में अच्छे से दिख रहा है क्या होता है स्प्राउट। तो microgreens are any herb or vegetable greens harvested after the first leaves कैटिलेडन हैव डेवलप्ड। मतलब माइक्रोग्रीन का जब हार्वेस्टिंग करते हैं, वो जब उसका पहला पत्ता, पहला 2 कोमल पत्ता जब निकलता है, उसके बाद ही हम उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसी को माइक्रोग्रीन बोलते हैं। प्लीज आप उसको कंफ्यूज मत करिए स्प्राउट के साथ, शूट के साथ, बेबी ग्रीन के साथ और सैपलिंग के साथ, इन और बेबी प्लांट के साथ, इसको आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन अलग है, स्प्राउट्स अलग है, बेबी ग्रीन्स अलग है, सैपलिंग्स अलग है, शूट्स अलग है। माइक्रोग्रीन्स काफी चीजों में यूज होता है। इसको हम विजुअली भी काफी, विजुअली मतलब इसको देखने में भी काफी अच्छा लगता है अगर आप इसको खाने में लेकर के आए, इसको खाने में, बिकॉज काफी कलरफुल माइक्रोग्रीन होता है। जैसे बीटरूट का लाल माइक्रोग्रीन होता है, अब येलो मस्टर्ड का येलो माइक्रोग्रीन होता है, रेडिश का ग्रीन भी होता है, पिंक भी होता है। आपको पता है पिंक रेडिश होते हैं, तो उनके स्टेम पिंक आपको मिलेंगे। तो काफी कलरफुल माइक्रोग्रीन्स, कॉर्न का येलो होता है। तो काफी कलरफुल माइक्रोग्रीन्स होते हैं जो हमारे प्लेट में बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इनको जो गुरमे वाले, जो होटल्स वाले लोग होते हैं, उनको बहुत तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये इम्यूनिटी बूस्ट है, तो आपका एक तो इम्यूनिटी बूस्ट हो ही रहा है अगर आप उसको खा रहे हो तो। उसके ऊपर वो बहुत फ्लेवरफुल होता है और देखने में बहुत अच्छा होता है। उसका विजुअल अपील जो होता है वो खाने में एक जान डाल देता है। अगर आप उसको खाने में उसको डाल करके सर्व करते हो, आप उसको साइड में बस रख ही दीजिए और लोग अपने से उसको हार्वेस्ट करके अपने खाने में छिड़क देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। आजकल हर चीज एक एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक चीज के ऊपर एक एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को। अगर आप खाने में जा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा करके आपको नहीं निकलना है, आपको उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस अगर ऐड हो जाए तो उसका एक अलग ही एक अलग ही उसका मजा आ जाता है। जैसे अगर मैं एक फार्म पे आऊं आपके और मैं एक मूली तोड़ करके ले जाऊं और मुझे घर में आकर के आप डिलीवर कर दो, तो दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं आपके फार्म गई थी और मैंने मूली को तोड़ा और मैंने अपने खाने में उसको यूज किया। लेकिन अगर मेरे को कोई होम डिलीवरी बिग बास्केट कर देता है, बोलता है आपके पास डिलीवर हो गया आपका मूली, उसमें कोई इमोशन, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता।
तो माइक्रोग्रीन अगर आप अपना खुद उगा रहे हो, अपना खुद हार्वेस्ट कर रहे हो, उसको खुद खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, घर में खा रहे हो, बाहर लोगों को दे रहे हो, बाहर आप उसके मार्केटिंग कर रहे हो, इट हैज lot of value attached to it, lot of emotion and meaningful crop है, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसको सुपर फूड माना जाता है। तो कोई भी माइक्रोग्रीन अगर आप कोई भी माइक्रोग्रीन ले लीजिए, वो कहीं से 5% से 40 गुना ज्यादा वो मेच्योर पार्ट, जो काउंटर पार्ट, जैसे आप एक मुट्ठी अगर आप पालक लेंगे और एक मुट्ठी अगर आप माइक्रोग्रीन लेंगे, तो माइक्रोग्रीन का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 40% ज्यादा, 40 टाइम्स, नॉट 40%, 40 टाइम्स ज्यादा रहेगा कंपेयर टू मेच्योर ग्रीन। मतलब जो आपका नॉर्मल जो साग होता है, जो बड़े बड़े आपके पालक होते हैं, और वो एक मुट्ठी जो आपका माइक्रोग्रीन होता है, उसमें इतना ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है जो 40 गुना ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप अगर आपके पास चॉइस है कि अगर आप स्प्राउट खाओगे कि मैच्योर प्लांट खाओगे या माइक्रोग्रीन खाओगे, तो एज अ सजेशन मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप माइक्रोग्रीन के ऊपर ध्यान दो, और माइक्रोग्रीन को जितना आप यूज कर सकते हो तो उसको डालो, तो ये आपको बहुत मार्केटिंग में काम आएगा जब आप इसको आगे मार्केट करने जाएंगे। तो ये सब चीज आपको पॉइंट बना करके रखना होगा। ये बहुत सिंपल है, बट सभी को पता है, बट शायद हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट जरूरी है ये बात हाईलाइट करना हमेशा, जब भी आप कोई हेल्दी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हमेशा ये बताना बहुत जरूरी है कि अनहेल्दी क्यों हमारे लाइफ से हटना चाहिए। हमारे लाइफ के बहुत सैड ये फैक्ट्स है, बहुत सच्चाई है ये, कि जो उत्तम जो डिजीज, जो अभी आजकल जो बीमारी चल रही है, उत्तम जो डिजीज है, ये 4-5 डिजीज ही है जो हम लोग को पूरे दुनिया में फैला हुआ है और लोगों को मार रहा है, इंक्लूडिंग योर कोरोना। सो कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट का डिजीज, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स का डिजीज, ट्यूमर एंड कैंसर सभी को पता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, मतलब जो आप खा रहे हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जितना भी बीमारी, ज्यादातर बीमारी आपके पेट से रिलेटेड होता है। डायरिया डिजीज हो गया, या आपकी ओबेसिटी मतलब आप जो मोटे हो रहे हो, ये सब आपके लाइफस्टाइल्स, आप किस टाइप का आप जिंदगी जी रहे हो, किस टाइप का आप खाना खा रहे हो, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज इसके ऊपर इसी के ऊपर फोकस रहता है, और तभी हमारी तबीयत खराब होती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है, बट ये सब चीज से हम घिरे हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या, ये सब चीज जैसे हमारे आज फूड एडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन, इतने सारे आपको सबको पता है, सब किसान भाई हो, सभी लोग इसी पे कर रहे हैं कि कितने जैविक खेती किस तरह से करें, नेचुरल फार्मिंग किस तरह से करें, ऑर्गेनिक में किस तरह हम लोग जाएं, ताकि हम लोग क्लीन फूड खा सके, मतलब हम साफ खाना खा सके, हम कोई भी पेस्टिसाइड्स ना खुद खाएं ना किसी को खिलाएं। बहुत बार किसान परेशान हो जाता है कि हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इतने सारे कीड़े लगते हैं, हमारा अनाज बर्बाद हो जाता है, और जितना हम इन्वेस्ट किया है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उतना हम लोग को कॉस्ट रिकवरी भी नहीं होता, तो हम पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि कम से कम हमारे पास हमारा अनाज आए और हम उसको बेच सके और हमारा कम से कम कुछ मुनाफा हो। बट इस चीज को इतना हम लोग डीप में जाने लगे, इतने सारे लोग इस चीज को अपनाने लगे कि धीरे 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 ये कीड़ा हम लोग को हमें ही खाने लगा, हमारे खुद के बच्चों को खाने लगा। बिजनेस एक तरफ है, ह्यूमैनिटी एक तरफ है, और आप किस तरह से किसी को आप खिला रहे हो, आप हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप हमें जो खिलाओगे और जो आप मार्केट में लेकर के आओगे वो एक साफ खाना हो, एक क्लीन फूड हो। अभी हमारे पास जितने भी चीज किचन में हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, टी, कॉफी, मीट, स्पाइस, मिल्क, ऑयल, हनी, ये सब चीज कंटेमिनेटेड है। सभी चीज में अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे, आप क्या करते हो, आप सुपरमार्केट जाते हो, आप ट्रस्ट करते हो, हाँ ये सुपरमार्केट में मुझे ऑर्गेनिक मिलेगा, ये किसान भाई मेरे को ऑर्गेनिक देंगे। जब तक आप खुद अपनी सब्जियां को धीरे धीरे नहीं पहचानने लगोगे, अपने अनाज को धीरे धीरे नहीं पहचानोगे, बहुत मुश्किल है ये समझना, बहुत मुश्किल है ये जानना कि ये खाना कहाँ से आ रहा है और ये खाना को किस तरीके से उपजाया गया है। तो बहुत जरूरी है टू ग्रो योर ओन फूड, मतलब अपना खाना खुद उगाने की कोशिश। आप लोग के लिए तो बहुत सिंपल है, मगर हम जैसे लोग जो बैंगलोर में रहते हैं और जो अलग अलग सिटीज में रहते हैं, जैसे सौरभ जी बॉम्बे में रहते हैं, बड़ा मुश्किल है हमें अपना खाना उगाना। बट हमें ये पता है कि हमें कौन से खाने में पेस्टिसाइड्स है, कौन से खाना आर्टिफिशियल और प्लास्टिक है, कौन से खाना हमारे लिए ठीक नहीं है, कौन सा खाना हमें नुकसानदायक कर सकता है।
तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा, जितना भी हमारा जगह हो, जितना भी हमारी क्षमता हो, या हम खुद उगाए या जा करके देखें कि कैसे उगता है, खुद ले करके आए, थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि ये बिल्कुल जुड़े रहे हमारे नेचर से। बहुत जरूरी है जुड़े रहना। तो धीरे धीरे ये पूरी जो फार्मिंग है ये एक इंडस्ट्री बन जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग जैसे सोप और शैम्पू मैन्युफैक्चर करते हैं, कल हमारे वेजिटेबल मैन्युफैक्चर होंगे ये सब फैक्ट्री में, इफ वी आर नॉट एबल टू ग्रो आवर ओन लिटिल बिट फूड। एंड दैट्स हाउ माइक्रोग्रीन कम इन द पिक्चर, बिकॉज माइक्रोग्रीन के लिए आपको एक बड़ा सा फील्ड, बड़ा सा लैंड और बड़ा सा गार्डन और बड़ा सा नहीं चाहिए। आपको एक छोटा सा जगह चाहिए जिसमें छोटे मोटे ट्रेज होंगे, और आप उसमें माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं, खा सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है, और इतने सारे न्यूट्रिशन मिल सकते हैं आपको, हेल्दी कैलोरीज मिल सकते हैं, ऑल ऑफ दिस, ये सभी कुछ आपको एक छोटे से, सो बोलते हैं ना कि जितना छोटा हो उतना स्मॉल थिंग कम्स, यू नो बिग, ग्रेट थिंग कम्स इन स्मॉल पैकेजेस। सो वैसे ही माइक्रोग्रीन को भी आप अपना सकते हैं। क्यों हम अपना खाना उगाते हैं? वो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे ग्रोसरी जो हमारे जो हम मनी जो स्पेंड करते हैं बाहर जा करके खाने पीने में, खरीदने में, उसको बचत कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ये हॉबी है हमारा, ये बहुत, इसको बोलते हैं थेरेपेटिक स्ट्रेस बस्टर, एक स्ट्रेस बस्टर। अगर हम अपना खुद ही फार्मिंग करते, खुद ही गार्डनिंग करते, तो हमारे लिए, खास करके हमारे अर्बनाइट्स के लिए, मतलब जो शहर के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा चीज है कि एक हाथ हमारे सॉइल में चला गया। टाइम नहीं है, समझ आता है, घर 3 घंटा तो चला जाता है ऑफिस जाने में, आने जाने का ही 2-3 घंटा रोड पे चला जाता है। तो ये सब चीज हमें डर लगता है कि पता नहीं कब हम लोग अपने हाथ को मिट्टी के साथ जोड़ पाएंगे। बट जहां भी मौका मिलता है, जहां हमें लगता है कि हम छोटे से चीज को अपने पास लेकर के आ सकते हैं और कुछ इससे सीख सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, चाहे वो सौरभ जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग हो, हम लोग सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है सॉइल को हाथ से टच एंड फील करना। बट हमारे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम जिस तरह से रह रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम उनको खिला रहे हैं, जो हमारा एक्सपोजर है, सभी इंटरनेशनल हॉलीडे पे जाते हैं, सभी का डेस्टिनेशन मॉल्स होते हैं, सभी के डेस्टिनेशन ऐसे ऐसे जगह होते हैं जो बड़े, मतलब हमें भी लगता है कि चलो यार मॉल जाएंगे तो सभी चीज हो जाएगा, बट हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि सैटरडे संडे हम खेत में चले जाते हैं ना, हो सकता है सभी कुछ वहीं हो जाए हमारा। धीरे 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 करके ये सब बैक टू बेसिक पे जा रहे हैं, सब बैक टू बेसिक। स्पेशली कोरोना ने हमें काफी सिखाया, कोरोना ने हमें सिखाया हेल्दी रहना, कोरोना ने हमें सिखाया अपना इम्यूनिटी किस तरह से आपको कंट्रोल में रखना है, कोरोना ने हमें सिखाया अपना खाना कैसे उगाना है। बहुत सारे लोग गार्डनिंग में शुरू हो गए, बहुत सारे लोग नेचर लवर के तरफ डाइवर्ट हो गए। बहुत अच्छा फन एंगेजमेंट है फैमिली के साथ। ये आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से खेती कर सकते हैं। छोटे छोटे ये जो हम आपको माइक्रोग्रीन दिखा रहे हैं, एक छोटे से टेबल पे आप इसको छोटे से रैक में अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ उगा सकते हैं। आपके बूढ़े माँ बाप है उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि वो स्प्राउट खाने में, अभी मैं आपको बताऊंगी स्प्राउट्स के क्या क्या नुकसानदायक चीज है, खास करके एल्डरली पीपल के, एल्डरली लोगों के लिए। और ऑफकोर्स आप अगर अपना खाना उगाते हो तो आप अपना बॉन्डिंग होता है मदर नेचर के साथ, वो बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोग्रीन्स एंड मोर बहुत ट्रेंडी है, इमेंस हेल्थ बेनिफिट है इस पे। जो हमारे न्यूट्रिशिस्ट हैं, जो हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे जनरल हाउस होल्ड में काफी अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो इस पिक्चर में कितने सारे कलरफुल माइक्रोग्रीन्स हैं जो हम काट करके प्लेट में रख रहे हैं। आप इसको काटिए, इतने क्लीन होते हैं कि आप इसको डायरेक्टली आप इसको खा सकते हैं। ओके, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में सर्व होता है। इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज आर रियली रियली हाई, बहुत हाई होते हैं। वेरी इजी टू ग्रो, वेरी इजी टू कंज्यूम, मतलब इसको इतना आसानी तरीके से आप इसको उगा सकते हैं, इसको इतने आसान तरीके से आप इसको खा सकते हैं। इसमें बेस्ट पार्ट है कि माइक्रोग्रीन डजंट नीड एनी प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन के लिए इसको कोई चीज का जरूरत नहीं है। आप इसको कच्चा खाइए, जितना कच्चा होगा उतना अच्छा होगा, जितना कच्चा उतना अच्छा। वाह, मिल गया मुझे एक लाइन यहाँ पे। और बहुत ज्यादा इसमें लो रिस्क है फूड बोन इनलेस का। जैसे अगर आप स्प्राउट खाएंगे तो उसमें फूड बोन इनलेस, मतलब उसमें स्प्राउट डायरेक्टली आप बीज को ले खा रहे हो। ओके, आप स्प्राउट्स को खा रहे हो तो उसमें फूड, उसमें बैक्टीरिया उसके ऊपर सरवाइव करते हैं। तो माइक्रोग्रीन में आप सीड को नहीं खाते। आप अगर देख रहे हो इस पिक्चर में, तो ये हम ऊपर से काट रहे हैं, 1 इंच ऊपर से, मतलब अगर आपका जड़ नीचे है तो उसके ऊपर से हम 1 इंच ऊपर से उसको कट करके खाते हैं। और बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बहुत एग्जॉटिक लगता है अगर ये हमारे प्लेट पे आता है तो।
बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो अभी भी हमने डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। इसमें विटामिन की मात्रा, इसमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है इसकी मात्रा बहुत अच्छे से इसमें डली हुई है, तो इसीलिए इसको पावरफुल सुपर फूड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है हम लोगों को समझना, स्पेशली जब आप अपने कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक दिन में एक मुट्ठी कुछ हेल्दी खाना है सुबह उठ करके, और आप इतने सालों से, मैं भी खाती हूँ, इतने सालों से हम स्प्राउट्स खाते आ रहे हैं, मगर स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन के ऊपर कुछ हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर आप अपना खुद भी रिसर्च करिए, बिकॉज जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तब मैंने ये हमारे सामने आया, और हम जरूर ये सभी को दिखाते हैं और बाद में बोलते हैं आप अपना भी इसके ऊपर थोड़ा डीप डाइव करिए, मतलब थोड़ा अपना भी रिसर्च करिए और देखिए कि इस पे ये आप कहाँ तक इसको आप अपना सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ स्प्राउट और माइक्रोग्रीन का। माइक्रोग्रीन जर्मिनेट्स इन पॉटिंग सॉइल, वाटर, एंड स्प्राउट ओनली जर्मिनेट्स इन वाटर। सो स्प्राउट केवल वाटर में जर्मिनेट होता है, माइक्रोग्रीन पॉटिंग सॉइल में और वाटर में जर्मिनेट कर सकते हैं उसको, जैसे आप देख रहे हो। माइक्रोग्रीन्स में हम केवल उसके पत्ते और स्टेम को खाते हैं, और स्प्राउट्स हम पूरा सीड, पूरा जो बीज होता है वो पूरा खाते हैं। ओके, माइक्रोग्रीन्स हाई ऑन न्यूट्रिशन एंड पैक्ड विथ फ्लेवर। उसका हाई न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होता है, और उसका इट इज पैक्ड विथ लॉट ऑफ फ्लेवर। मूली का जो माइक्रोग्रीन है वो मूली की तरह टेस्ट करता है, आपको एरोगुला मतलब रॉकेट का माइक्रोग्रीन रॉकेट की तरह टेस्ट करता है, मटर का माइक्रोग्रीन मटर की तरह टेस्ट करता है। मगर यही सब चीज अगर आप स्प्राउट में खाओगे तो स्प्राउट का टेस्ट सभी जगह यूनिफॉर्म है। अगर आप चना खाओगे, अगर आप मटर खाओगे, अगर आप छोले खाओगे, सभी एक जैसा टेस्ट करता है। आप उसको टेस्ट के लिए आप उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता डाल करके, उसको चाट मसाला डाल करके उसको टेस्ट निकालते हो। बट माइक्रोग्रीन अगर आप उसका एक शूट खा करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि एवरी माइक्रोग्रीन, हर एक माइक्रोग्रीन अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है उसमें। उसके बाद माइक्रोग्रीन नीड्स लिटिल बिट ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन टू ग्रो। ठीक है, माइक्रोग्रीन के लिए थोड़ा सा लाइट और थोड़ा वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर फंगस आ जाते हैं। लेकिन स्प्राउट्स को आप देखिए, स्प्राउट्स को पसंद है, स्प्राउट को डार्कनेस पसंद है, स्प्राउट को पसंद है कि वो डार्क में रहे, उसमें फर्मेंट हो और उसमें बैक्टीरिया आए और उसका अच्छा ग्रोथ हो। तो ये सब बहुत उल्टा हो जाता है स्प्राउट के साथ। और माइक्रोग्रीन, कोई भी माइक्रोग्रीन 7 से 14 दिन तक, डिपेंड्स कि कौन सा माइक्रोग्रीन आप लगा रहे, उतना टाइम लगाता है। स्प्राउट 3 से 5 दिन तक, आप लोगों सभी को पता है, सभी लोग स्प्राउट खा रहे हैं, सभी को पता है कि स्प्राउट कितने दिन तक कितने दिन में आ जाता है। ये पिक्टोरियल वर्जन है, जस्ट अ स्मॉल स्निप माइक्रोग्रीन वर्सेस स्प्राउट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कुछ अननोन फैक्ट अबाउट स्प्राउट जो मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा मोड़ा हिंट भी दे रही हूँ, और चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर अपना भी खुद का रिसर्च करें। जो स्प्राउट होता है उस पे बैक्टीरिया उस पे आते हैं। जैसे अगर आप पानी डालें और उसमें पानी डाल करके उसको छोड़ देते हैं हम 3-4 दिन तक, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया के आने का बैक्टीरिया उसके सीड के सरफेस पे आता है। और आप उसको कितना भी वॉश करो, उसको आप स्टर फ्राई भी करो, उसको आप पका के भी खाओ, वो बैक्टीरिया कुकिंग से नहीं जाता है। तो कुकिंग स्प्राउट डज नॉट किल हार्मफुल बैक्टीरिया। उसका जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, इट लीड्स टू रैपिड बैक्टीरिया ग्रोथ। उसका जो मॉइस्ट, जो वो गीला रहता है वो स्प्राउट, उससे बहुत जल्दी जल्दी बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ होता है, और आप उसी को कंज्यूम करते हो। तो एफडीए जो बोलता है, एफडीए डिपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर किया है कि इट इज पोटेंशियली हजार्डस फूड। मतलब ये फूड एल्डरली पीपल, मतलब जो लोग बूढ़े लोग हैं 60 के अबव, 65 के अबव, उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो लोग पेट से हैं, जो लेडीज लोग पेट से हैं, और लोग जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको स्प्राउट से आप अलग ही रखो, क्योंकि इट कैन इन्फेक्ट देयर, इट कैन अपसेट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। और उस कंपेयर टू दैट, इफ यू वांट टू give them microgreens. This is what a research says in FDA. So आप लोग को देखना होगा खुद ही कि आप कितना खाना चाहते हैं और किसको कितना ऑफर करना, कितना देना चाहते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे, आज हम आपको आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे ये ग्रो करते हैं माइक्रोग्रीन। छोटे पैमाने में दिखाएंगे, मैं फार्म पे नहीं बैठी हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ, बट जितना मैं हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगी। एक आध वीडियो भी इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारे माइक्रोग्रीन ग्रो हो रहे हैं, ताकि आप लोग को समझ आए कि ये
किस तरह से इसका बिजनेस, इसका सेटअप कर सकते हैं, इसको फार्मिंग में कैसे ला सकते हैं। और ये नए जमाने का फार्मिंग है, छोटा स्केल में काफी काफी ज्यादा इसमें उसको आप बोलो मुनाफा है होता है। जैसे आप लोग सब लोगों के पास, हर एक फार्मर के पास 10 एकड़ तो मिनिमम ही होता है। मेरे पास विलेज स्टोरी इज 3/4 एन एकड़, मतलब 33,000 स्क्वायर फीट, मतलब 1 एकड़ से कम जमीन है मेरी, जिसमें मैंने ये शुरू किया। तो माइक्रोग्रीन के लिए आपको क्या चाहिए, अभी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें आपको एक छोटे से प्लास्टिक ट्रे चाहिए होंगे, एक स्ट्रेनर चाहिए होगा, मतलब छन्नी की तरह कुछ चाहिए होगा। वो छोटे थोड़े मोड़े घर से आप सीड उठा के ला सकते हैं, लेकिन जब आप मेच्योर होंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको माइक्रोग्रीन सीड लेना जरूरी होगा। मैं आपको वो भी बताऊंगी क्या होता है माइक्रोग्रीन सीड, और छोटे मोटे डिफरेंस आपको बताऊंगी कि नॉर्मल सीड और माइक्रोग्रीन सीड में क्या डिफरेंस होता है। आपको कोकोपीट चाहिए, अगर आप उसको कोकोपीट में उगाना चाहते हो तो आपको पानी चाहिए होगा। आपको छोटे मोटे किचन टाल या किचन टिश्यूज चाहिए होंगे, थोड़े बड़े रिसाइकिल आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए होंगे जिसमें आप नाम लिख सको कि कौन सा आप उगा रहे हो। लॉट ऑफ सभी माइक्रोग्रीन बहुत अलग भी दिखते हैं अगर आप उसको समझते हो, और बहुत सारे माइक्रोग्रीन एक जैसे भी दिखते हैं, तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने माइक्रोग्रीन के साथ एक स्टिक रखती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ कि आज के तारीख में मैंने ये मूली उगाया और आज के तारीख में ये मैंने मूली को हार्वेस्ट किया है, और एक छोटा सा मार्कर और पेन चाहिए होता है। तो ये सब छोटे मोटे चीज आप अपने पास रेडी रख सकते हो। आपको मैं आज दिखा देती हूँ, मगर आप ये घर में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आज आपको 3 तरीके का दिखाऊंगी किस तरीके से माइक्रोग्रीन उगाते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है उगाना जो सॉइल में, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीका है उगाने का, तो वो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि आप जितना हो सके आप अपना कोको पॉटिंग मिक्स में उगाएं। दूसरा तरीका है जो आप पानी में उगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक उसको बोलते हैं। उसमें टेम्परेचर थोड़े कंट्रोल होते हैं, लाइटिंग चाहिए होता है, इंडोर सेटअप थोड़ा चाहिए होता है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि वो आप कैसे कर सकते हैं। और एक तीसरा है जो ग्रो मैट, जो ये वो है नहीं वो पिक्चर उसका मैं आपको बता रही हूँ, ग्रो मैट होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कॉयर मैट होता है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माइक्रोग्रीन उगाते हैं। उगाना बहुत आसान है, मगर उसको मेंटेन करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ बिफोर वी गेट इनटू अ प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन के पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि कैसे ये आप इसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे आएंगी आपको उलझने, जो आपको समझ नहीं आएगा कि आपका माइक्रोग्रीन खराब क्यों हो रहा है, बर्बाद क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम माइक्रोग्रीन में होता है फंगस, मोल्ड जिसको हम बोलते हैं। तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, आप देख रहे होंगे ये पिक्चर में, ये नीचे वाला पूरा फंगस लगा हुआ है मूंग दाल में, और ये जो ऊपर आई थिंक ये रेडिश है, मुझे अभी याद नहीं है, बट इसमें भी अगर आप छोटा छोटा देख रहे हो, इसमें भी फंगस लगा हुआ है, मोल्ड इसको बोलते हैं। बट आप लोगों को, आप लोग किसान भाई हैं, आप लोग को इसके बारे में जरूर पता होगा to differentiate between fungus and root hair. रूट हेयर इज एब्सोल्युटली हेल्दी, बट वो कभी कभी फंगस जैसा दिखने में लगता है, तो हम उसे सोचते हैं फंगस हो गया और हम उसे फेंक देते हैं। मगर आपको जरूर ये जानना जरूरी है कि रूट हेयर इज एब्सोल्युटली हेल्दी टू कंज्यूम, बट फंगस इज पॉइजनस टू कंज्यूम। सो जब भी आप अपना उगाओ तो आप जरूर, रूट हेयर एकदम नीचे आता है, रूट में रहता है, और ये फंगस आपके ऊपर ग्रीन रहेगा, थोड़ा काई की तरह लगेगा, थोड़ा स्टिकी रहेगा। तो ये सब 2-3 डिफरेंस है जो आपको पता चलना चाहिए कि रूट हेयर इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फंगस इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन। फंगस को अवॉइड करने के लिए आपको वेंटिलेशन चाहिए होता है, थोड़ा वेंटिलेटेड प्लेस में मैं आपको दिखाऊंगी विलेज स्टोरी में जिस तरीके से हम माइक्रोग्रीन उगा रहे हैं, आपको समझ आएगा। उसमें लाइट एंड टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहता है। अब आप देखिए ना, ये माइक्रोग्रीन है, ये बेबी ग्रीन्स है। अब आप अपने बच्चों को कैसे रखते हो, आप अपने बच्चों को एक्सट्रीम वेदर में नहीं धक्का दे सकते ना, ना ज्यादा से ज्यादा आप स्नो में डाल सकते हो, ना ज्यादा आप उसको गर्म पानी से नहला देते हो, ना ठंडे में जाने देते हो। वही चीज आपको माइक्रोग्रीन के लिए भी ख्याल रखना होगा। एनीथिंग एक्सट्रीम इज बैड, सो माइक्रोग्रीन के लिए भी baby greens, so really you have to be very very careful, बहुत संभाल के रखना पड़ता है आपको। छोटे मोटे चीज जैसे फंगस अगर लग भी रहा है तो आपके पास ये जब कभी कभी छाले पड़ जाते हैं हमारे मुंह के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसको मुंह में डाल लेकर हल्का पानी डाल करके कुल्ला कर लेते हैं, राइट। तो वैसे ही जितने भी आपके इक्विपमेंट्स जो मैंने आपको बताया माइक्रोग्रीन में, वो हमेशा आपके क्लीन रहने चाहिए। सनलाइट दीजिए, या तो उसको विनेगर से वॉश करें, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश करके उसको क्लीन करके सुखा करके उसको फिर से यूज करिए। ये छोटे मोटे चीज जो गंदगी जो रहती है ना,
उससे ये फंगस बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा चीज होता है ज्यादा पानी। अगर आप उसमें ज्यादा पानी डाल रहे हो, बिकॉज माइक्रोग्रीन के लिए हर एक चीज, चाहे वो आप मैट पे उगा रहे हो, चाहे आप हाइड्रोपोनिक उगा रहे हो, चाहे आप वो सॉइल पे उगा रहे हो, ये सभी चीज आपको केवल मॉइस्ट रखना है। उसके ऊपर जैसे हम लोग गमले में पानी डालते हैं भर भर करके, वैसे उसमें पानी नहीं डालना है, उसको सिर्फ मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट मतलब जब आप उसको उसके तरफ आपके उसके जब आप परत को छुओगे, जब आप उसके ऊपर हाथ रखोगे तो आपका हाथ गीला, मट्टी नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि लगे कि गीला है मगर आपके कुछ मट्टी आपको चिपकना नहीं चाहिए आपके हाथ में, ऐसा आपको मॉइस्ट रखना है। सो दिस हैज टू बी योर प्रायोरिटी कि आपको हर एक कोई भी मीडियम कुछ भी हो जिसमें भी आप उगा रहे हो, आपका माइक्रोग्रीन मॉइस्ट होना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और सुबह शाम आप उसमें पानी डालिए, स्प्रे गन यूज करिए पानी के लिए, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम लोगों ने डेवलप किया है। और सुबह से शाम अगर आप सुबह थोड़ी देर 15-20 मिनट और शाम में थोड़ी देर, वो जो सुबह का सनलाइट होता है ना, वो माइक्रोग्रीन के लिए क्या हम सभी लोगों के लिए हेल्दी होता है, तो बहुत जरूरी है इनको भी थोड़ा सनलाइट विटामिन डी देने का। सुबह शाम इनको 15 मिनट आप अगर आप कोशिश करें, अगर आप या तो किचन विंडो पे रख सकते हैं जहां आपका सनलाइट आता है, या छोटे से बालकनी में इसका सेटअप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि विल स्टोरी में हम लोगों ने इसको कैसे सेटअप किया। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फंगस लग जाए तो इसको कंज्यूम मत करिए, आप इसको सीधे कंपोस्टिंग में डाल दीजिए या कहीं डाल दीजिए, ताकि आप इसको खाए नहीं। बहुत जरूरी है आपको ये पता करना कि आप फंगस लगा हुआ कोई भी सामान नहीं खा सकते हैं, इट इज पॉइजनस। ये सब चीजें जो बीज है जो हम माइक्रोग्रीन में इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉमन कॉमन जो बिकते हैं। मगर आप बहुत और भी चीज अपने उसमें डाल सकते हैं ट्रे में। बट मैं जो करती हूँ ज्यादातर, मैं रेडिश जो मूली है, एमरैंथस, चौली, मटर, लाल चना, मूंग दाल, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का बीज, उसके बाद पालक, स्पिनच, फेनेल, फेनेल मतलब सौंफ, सौंफ सौंफ का पत्ता, उसके बाद दिल, दिल को हम लोग क्या बोलते हैं, सोआ, सोआ, अल्फाफा, रॉकेट, अनियन मतलब प्याज, उसके बाद सरसों, उसके बाद फेन्यूग्रीक मतलब मेथी, सिलांट्रो मतलब धनिया, केल, फ्लैक्सीड, सोरेल, काफी सारे चीज, मतलब ये तो मैंने बहुत कम लिखा है, बट एटलीस्ट जब हम लोग उगाते हैं तो हम 70 से 75 तरीके का ग्रीन्स उगाते हैं, माइक्रो ग्रीन्स उगाते हैं। तो अभी हम आपको ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो किस तरह से हार्वेस्ट कर रही है लेडी, अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये ऊपर से हार्वेस्ट होता है। ये कभी भी आप इसका रूट को ऐसे पुल नहीं करते, मतलब आप उसको ऐसे उखाड़ते नहीं है, रूट को नीचे ही रहने देते हैं और ऊपर से काट करके इसको आप इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। मैं आपको बताऊंगी कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हार्वेस्ट जब आपका 3 से 4 इंच जब निकल जाता है, ये स्प्राउट निकल जाता है, ये स्प्राउट के बाद जब आपका ये 3 से 4 इंच जब आपका ये शूट निकल जाता है, तब आप ये हार्वेस्ट करने के लायक होता है। बट बहुत सारे अलग अलग टाइप के हार्वेस्ट होते हैं, जैसे सनफ्लावर 4 से 5 इंच चला जाता है, एमरैंथस 2 इंच में ही मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, चिया सीड 1 इंच में ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ। मगर आप जड़ को नीचे ही रहने दें और ऊपर से हार्वेस्ट करें, जड़ नहीं खाने का है, बीज नहीं खाने का है। अगर आप देखेंगे साइड में, राइट हैंड साइड में सनफ्लावर है, सनफ्लावर में आपको थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर बीज दिख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे हाथ से अगर आप उसको झटक देंगे, हल्का सा हाथ से अगर आप उस हाथ उसके ऊपर फेरेंगे तो ये बीज निकल जाता है और आप उसको बाद उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा उसको लीव द रूट्स एंड द सीड्स इन द सॉइल, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आपका चेंज हो जाता है पॉटिंग मिक्स, आपका पूरा जो पॉटिंग मिक्स है वो कंपोस्ट हीप में चला जाता है, इसमें दोबारा नहीं उगता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि एक बार उग गया तो 10 बार उगेगा, जैसे पालक, हम एक बार अगर उसको हार्वेस्ट करते हैं पालक को तो 2-3 बार और उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हम लोग माइक्रोग्रीन में नहीं करते हैं, क्योंकि माइक्रोग्रीन जब हम बीज डालते हैं ना तो काफी डेंस डालते हैं, मतलब काफी सारी बीज रहते हैं, तो उसमें उसमें जान नहीं रहता है कि कोई दूसरे बीज में भी इधर उधर पौधा बड़ा हो सके। तो जैसे 3 से 4 इंच होता है उसको हम काट देते हैं और उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और या इसके बाद और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस तरीके से इसको खाया जाता है। हल्का सा उसको वॉश कर लेते हैं, इसमें ज्यादा गंदगी नहीं रहता है, इसको वॉश कर करके आप उसको फ्रिज में हल्के से डब्बे में रख सकते हैं, उसको 10 दिन तक रख सकते हैं। इसको सैलड में खा सकते हैं, सैंडविच गार्निश कर सकते हैं, मीट में खा सकते हैं। इसको बहुत सारे लोग डेजर्ट में यूज कर रहे हैं, इसको हम पाउडर बना के रख सकते हैं और अपने खाने में डाल सकते हैं। 50 से 100 ग्राम एक दिन में खाना, एज के ऊपर डिपेंड करता है, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा, बड़े बच्चे हैं तो बड़ा।
और ये इनका न्यूट्रिशन वैल्यू विच मैं आपको बता रही हूँ 40% मोर हायर वैल्यू है। ये विल स्टोरी का जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक वीडियो, वो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि कैसे ये, बिकॉज मुझे लग रहा है टाइम हो रहा है तो मैं थोड़ा अब जल्दी जल्दी जा रही हूँ। 1 मिनट, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ माइक्रोग्रीन जो हम लोग विल स्टोरी में जो उगा रहे हैं। ये दिख रहा है सौरभ? यस। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे ऊपर शेड लगा हुआ है, टिन का शेड है। ये टिन का एक शेड है जो ये अलग क्यों नहीं हो रहा, या ये देखिए ये वीट ग्रास है, ये उग रहा है। ये क्या है, मस्टर्ड है, फिर ये फेनेल है, सौंफ, फिर ये पीज है, ये चिया सीड्स है, वीट ग्रास है, एमरैंथस है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ट्रेज है। और ये ऊपर हम लोग ये ये ट्रे है, ये 5 इंच 5 फीट का ट्रे है, ताकि हमारा ये हमारे हाइट का ट्रे होता है ताकि पानी डालने में इजी हो। इसमें मैं टॉप वाटरिंग करती हूँ, मैंने इसमें ड्रिप नहीं लगाया, मैं खुद वाटर कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि हमेशा ट्रे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप चला जाता है, तो ड्रिप के साथ क्या होता है, वही ड्रिप उसी क्रॉप के साथ कांस्टेंट हो जाता है। बट मैं ऊपर से टॉप स्प्रे गन से मैं इसको ज्यादा से ज्यादा मैं इसको स्प्रे गन से कंट्रोल करती हूँ। तो ये आप देखिए कम से कम 200-300 ट्रे हैं जो हमारे ऐसे माइक्रोग्रीन उग रहे हैं यहाँ पे। ये सनफ्लावर है। तो ऐसे पूरा हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से उगाते हैं। और ये देखिए ये पूरा प्लेटफॉर्म है, ये पूरा अगर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर एक बस शेड लगा हुआ, चारों तरफ खुला हुआ है। ये मैं इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं करती हूँ, मैं ओपन एंडेड एनवायरनमेंट में करती हूँ। ये सुबह यहाँ पे धूप आता है, कभी कभी स्क्विरल भी आके थोड़े मोड़े खा लेते हैं, बट ठीक है, हम इस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से हम इसको यहाँ पे, ये माइक्रोग्रीन यहाँ उग रहा है। ये विल स्टोरी का माइक्रोग्रीन का स्टेशन है। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सेकंड मैं आपको लेके चलती हूँ। ये हम काफी सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देते रहते हैं, सेशन देते रहते हैं माइक्रोग्रीन में, और आप जैसे लोग हमारे साथ शेयर करते हैं कि वो कैसे कैसे माइक्रोग्रीन उगा रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो हम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि हम अभी एक माइक्रोग्रीन किट हम लोगों ने लॉन्च किया है अमेजोन पे और हर जगह, जो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा जा रहा है। इसमें हम बीज देते हैं, पॉटिंग मिक्स देते हैं, कॉयर मैट देते हैं, और इसमें स्प्रे गन देते हैं। और ये सब देखिए, ये हमारे माइक्रोग्रीन किट आप अपना खुद ही उगा सकते हैं आप इसको लेकर के। तो ये सब आते हैं, उसमें सीड्स होते हैं, ये बड़े अच्छे से हम लोग इको पैकेजिंग किया हुआ है। ये कॉयर मैट्स है, इस पे भी आप माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। और ये पॉटिंग मिक्स है, इसमें 18 से 20 तरीके का न्यूट्रिशन है, ताकि वो माइक्रोग्रीन को बूस्ट कर सके उनके ग्रोइंग में। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक इन दिस। ये हमारे काफी सारे माइक्रोग्रीन जो हम लोग कवर कर चुके हैं, और लोग हमें कवर कर रहे हैं माइक्रोग्रीन के ऊपर। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे ये माइक्रोग्रीन उगाते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको 3 तरीके से बताती हूँ। कि अब मैं दिख रही हूँ सौरभ, कैन यू सी मी? या फाइन। तो मैं पहला आपको तरीका बताना चाह रही हूँ माइक्रोग्रीन उगाने का। ये हमारा माइक्रोग्रीन का ब्रिक है। ये जो है ब्रिक, ये 850 ग्राम का होता है। ये पॉटिंग मिक्स होता है। ये पॉटिंग मिक्स को अगर हम पानी में रखते हैं 24 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी रखते हैं, तो वो इस तरीके के कन्वर्ट हो जाते हैं पॉटिंग मिक्स में। ये पॉटिंग मिक्स में 17 से 18 तरीके का, जैसे इसमें प्लांट बूस्टिंग है, इसमें एनपीके है, इसमें काफी सारे फर्टिलाइजर्स है, ताकि वो माइक्रोग्रीन के ऊपर अच्छे से काम कर सके। बिकॉज मैं जब शुरू किया था माइक्रोग्रीन, नॉर्मल सॉइल में शुरू किया था। वी डोंट नो व्हाट इज द सॉइल का कंटामिनेशन। सो धीरे धीरे आफ्टर 4 years आई हैव रियलाइज्ड दैट वी नीड टू ऑर्गेनाइज एंड मेक इट सिंपल एंड क्रिस्प, सो दैट आप ब्रिक लिए। और ये ब्रिक जो है 900 ग्राम का ब्रिक 3 ट्रे, मेरा ये 3 ट्रे करता है। ये देखिए मैंने ये मटर लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ये पीस लगाया है। ये इंडस्ट्रियल ट्रे है, इसके नीचे होल्स है, ये छोटे होल्स है, ताकि नीचे से भी आप पानी दे सके। लेकिन मुझे टॉप वाटरिंग पसंद है, तो मैंने ये मटर है, ये 2 दिन पहले लगा है हमारा मटर। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे माइक्रोग्रीन लगाते हैं। 2-3 तरीके का मैं दिखा रही हूँ। पहले तो मैं सॉइल दिखाती हूँ। तो आपके पास ये अरेका पाम का प्लेट होगा, मैं छोटे तरीके से सिखा रही हूँ, बट हम लोग ज्यादातर इसमें उगा रहे हैं। ये हमारे ट्रे है माइक्रोग्रीन के किट, जिसमें हमारा ये स्प्रे कैन आता है, जिससे स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे बीज आते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सीड्स हैं। और ये जो मैं आपको बता रही थी, इसमें लिखने होते हैं कि कौन सा डेट और कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं। और ये हमारा होता है कॉयर, जिसपे भी हम माइक्रोग्रीन उगाते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे।
तो पहले हम क्या करते हैं, ये लेते हैं और ये जो हमारे पॉटिंग मिक्स है इसको हम इसके अंदर डालते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और हर बीज को मैं हमेशा सोक कर देती हूँ। कोई भी बीज को मैं 20, ये देखिए मैंने बीज को सोक करके रखा है। तो मैंने 24 आवर्स, ये मैंने मस्टर्ड सीड पहले लिया, मैंने इसको सोक करके रख दिया है। ये पहला होगा। फर्स्ट स्टेप इज, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। पहला स्टेप आपका, आप इसको करिए। और मैंने ना हमेशा जब इंडस्ट्रियल ट्रे करते हैं तो हम ये सीमेंट वाले के पास आपको मिलता है, बहुत इजी होता है। ये आप ले लीजिए, तो आपको बड़ा सा अगर कोई ट्रे है तो बहुत अच्छे से आपका, ताकि वो यूनिफॉर्म तरीके से आए। आपका जब माइक्रोग्रीन आता है ना, यूनिफॉर्म से बहुत अच्छे से आता है अगर आप उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप इसमें, अभी क्या है ना, आपका बीज काफी गीला हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, एक टिश्यू पेपर लेकर के उसको बीज के ऊपर, उसको बीज उसके अंदर डाल देंगे ताकि वो पानी निकल जाए। लेकिन अभी हम आपको बस दिखा रहे हैं, इसको हल्का सा ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये पहला तरीका है। जितना डेंस रख सके, मतलब जितना ज्यादा डाल सके आप, मगर यही है कि सीड ना बंच नहीं होना चाहिए। सीड बंच होने से क्या होता है, फंगस लगते हैं। तो आपको सीड बंचिंग अवॉइड करना है। तो आप इसको ऐसे ऐसे कर करके डालेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर निकाल करके रख देंगे पानी से, क्योंकि हमेशा मैं बीज को धो देती हूँ, लेकिन छोटे छोटे बीज को नहीं, थोड़े बड़े बीज को। लेकिन मैं चिया सीड को नहीं धो सकती, क्योंकि फिर वो बिल्कुल वो हो जाएगा, वो लगाने लायक नहीं रहता है। तो मैं जो जो बड़े बड़े सीड होते हैं, सनफ्लावर के हुए, पीस के हुए, तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। इसके बाद आप थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स लेके, माइक्रोग्रीन पॉटिंग मिक्स लेके उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आप उसके ऊपर आप अपना नाम लिख सकते हैं कि कौन सा आप इसमें डाला है। तो आप इसमें नाम और डेट जरूर लिखिए, ताकि यहाँ पे नाम डेट लिख करके आप इसके अंदर डाल करके इसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं पानी का। ये मेरे पास स्प्रे गन है कि मैं ये हल्का सा इस पे ऐसे स्प्रे कर देती हूँ और इसको ऐसे डंडे लगा करके मैं छोड़ देती हूँ। तो जब तक 3-4 दिन तक इसमें, जब तक स्प्राउट नहीं आता, आप इसको डार्क में रख सकते हैं। जैसे स्प्राउट आना शुरू करता है, फिर आप इसको थोड़ा धूप में सुबह शाम डाल करके रख सकते हैं। तो दिस इज, ये एक तरीका हुआ माइक्रोग्रीन उगाने का। दूसरा है, मैं आपको हाइड्रोपोनिकली दिखा देती हूँ घर में कैसे कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई थाली होगी और ऐसा कोई आपके पास छन्नी होगा। आप थाली में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। ये पहला स्टेप, थोड़ा सा, इतना ही थोड़ा पानी डालिए ताकि उसके अंदर जो जाली है वो समा जाए। लेकिन ज्यादा पानी नहीं, जाली के ऊपर हल्का सा पानी ऊपर जाली में आना चाहिए। देखिए पानी आ रहा है जाली में, थोड़ा सा और ले सकते हैं क्योंकि डीप है आपका ये थाली। ये हो गया, फर्स्ट स्टेप इज दिस, पानी आ रहा है। और अब आप इसमें क्या करिए, आपका जो ये मस्टर्ड है, इसको इसमें, जैसे हमने उसमें ब्रॉडकास्ट किया, इसको आप इसमें छीट दीजिए और इसको हल्के से चारों तरफ फैला दीजिए। तो ये आपका दूसरे तरीके का, और आप इसको छोड़ दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसको फैला के रख दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगता है जब ये निकलता है। मैं इसी तरह करती हूँ, तीनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास आज पॉटिंग मिक्स नहीं है तो हम नहीं कर सकते, बट हाँ, सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। मुझे बहुत पसंद है अगर वो पॉटिंग मिक्स के साथ अगर मैं करूँ, क्योंकि वो उसमें काफी सौंधा, आपको तो समझ आ रहा होगा हाइड्रोपोनिक और सॉइल में उगाने का क्या फायदा है और क्या डिफरेंस है। वही डिफरेंस यहाँ भी है। तो ये दूसरे तरीके का हो गया। पानी चेंज करते रहिए 1-2 दिन के अंदर, नहीं तो पानी में स्मेल आने लगता है, थोड़ा सड़ा हुआ स्मेल आने लगता है। बट हाँ, ये 6 दिन में आपका माइक्रोग्रीन ये रेडी हो जाएगा। और तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रही थी, ये हमारा कॉयर मैट है। इसका पहला तरीका होगा, आप इसको ट्रे में रखिए, कोई भी एक ट्रे ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट ट्रे, आप उसको ट्रे में रखिए, इसको पूरा भिगा दीजिए और उसके बाद इसके ऊपर सीड को छिड़क करके और इसको ट्रे के ऊपर रख दीजिए। ट्रे में हल्का पानी रहने दीजिए ताकि वो कॉयर पानी लेता रहे, और हमेशा ट्रे का 2-3 दिन में पानी चेंज कर दीजिए। तो ये हमारा तीसरे तरीके का माइक्रोग्रीन था। आप इसको तीनों तरीके का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जिसके जैसे जैसे घर में सुविधा है आप उसको कर सकते हैं। बट आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि मेरे पास सॉइल नहीं है तो मैं क्या करूं। तो ये जरूरी है हमें कि ये सब चीज हमें ऑल्टरनेट तरीके पता होना बहुत जरूरी है। अब आप उसको ले सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे रिसाइकिल डब्बे भी मिलते हैं
जिसमें स्ट्रॉबेरीज आते हैं, तो आप एक बड़ा डब्बा ले लीजिए, एक उसके अंदर छोटा डब्बा डाल दीजिए, उसके ऊपर आप ऐसे थोड़ा सा टिश्यू डाल दीजिए, ये टिश्यू है, ये टिश्यू अगर आप डाल करके इसमें ऐसे पानी डाल देंगे हल्का सा, तो इसमें भी आप हल्का सा मस्टर्ड ऐसे छिड़क सकते हैं। ये देखिए इसमें भी मैंने हल्का सा मस्टर्ड छिड़क दिया और ये भी वैसे ही निकलेगा जैसे वो निकल रहा है बिल्कुल। और इसमें नीचे वाले डब्बे में जो मैंने एक नीचे डब्बा डाला है उसमें मैं हल्का सा पानी डाल दूंगी, इसमें छेद नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले डब्बा में छेद होना चाहिए, और इसको आप इसके अंदर डालिए और इसको छोड़ दीजिए, तो इसमें भी आप माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। तो जितने रिसाइकल आपके पास है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं छोटे तरीके से बता रही हूँ घर में उगाने के लिए, बट इंडस्ट्रियल तरीके आपने देखा वो वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल तरीके से कैसे उगा रहे हैं। एंड बेस्ट थिंग, अगर आप उगा भी रहे हो और ये माइक्रोग्रीन किट भी अगर आप मार्केट में दे रहे हो, तो वो दोनों एक तरीके से आपको कंबाइन हो जाएगा, मतलब दोनों तरीके से। अगर कोई उगा नहीं रहा है तो वो किट खरीद के, ये बहुत मीनिंगफुल गिफ्ट है। आप मॉल से जाके किसी को टॉय खरीद के दे देते हो, मगर ये DIY किट इज मीनिंगफुल गिफ्ट आज के जमाने में। सौरभ जी मैं रेडी हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। ग्रेट। अनामिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे एक इस दिशा में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमको इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे एक बिजनेस प्रोपोजिशन के तौर पे, एक व्यवसाय के रूप में अगर हमें इसे उगाना है तो क्या हाँ क्या जी, संभावनाएं होती हैं? तो सौरभ जी हम लोग इसको हम लोग बिग बास्केट में दे रहे थे। 3 महीने हम लोग बिग बास्केट के साथ काम किए लॉकडाउन के टाइम पे, जब ये हमने माइक्रोग्रीन उगाना शुरू किया। तो इनके अभी क्या है, हमारे माइक्रोग्रीन का सबसे पहले तो होता है कि आप इसके बारे में समझे, कस्टमर अवेयरनेस। अभी आप छोटे छोटे गांव में अगर आप माइक्रोग्रीन्स के बारे में बोलेंगे तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जहां अभी हम लोग के किसान भाई लोग हैं, प्रोग्रेसिव किसान भाई, इनको थोड़ा समझ आता है, पहले से भी हो सकता है जानकारी हो। बट यही है कि अभी हमारा मार्केट उतने तरीके, जितना उनको बड़ा पालक बोलते हैं, अरे इतना छोटा छोटा पालक खाएंगे, इतना छोटा छोटा मेथी खाएंगे, हम तो बड़ा खाएंगे। तो पहले उनको समझना होगा कि बड़ा और छोटे में क्या डिफरेंस है। बड़ा और छोटे में मैंने डिफरेंस बताया, तो पहले वो उनको जो वो उनकी समझ है उनको हम लोग पहले इसीलिए मैं सभी जगह सेशन देती हूँ, सभी जगह मैं वर्कशॉप देती हूँ, ताकि पहले लोग माइक्रोग्रीन के बारे में समझे। उसके बाद इसके साथ तो हमारा बिजनेस बिग बास्केट में जब शुरू हुआ तो हम उनके उनके पास 10 टाइप का माइक्रोग्रीन बेच रहे थे। 3 महीने तक उनके 10 टाइप के माइक्रोग्रीन बेचे। उन्होंने हमसे 200 300 डब्बे लेना शुरू कर दिया। बट ये हो जाता है, कस्टमर हैज टू बी रेडी। कस्टमर को समझ आना बहुत जरूरी है कि ये माइक्रोग्रीन का शेल्फ लाइफ केवल 2 या 3 घंटे का होता है। तुरंत आप इसको डाल फ्रिज में डालिए, अगर आप बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो किस टाइप का आप फैसिलिटी में जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करें जिनको समझ आ रहा हो कि क्या माइक्रोग्रीन है, उनके पास उस टाइप के कस्टमर हो जो समझते हो माइक्रोग्रीन क्या है। अदरवाइज इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। हम लोग अभी भी इसको उगा रहे हैं और अभी भी इसके माइक्रोग्रीन का ट्रे जो दे रहे हैं, जो किट दे रहे हैं, इट्स रियली डूइंग गुड, सेटिस्फाइंग बिजनेस है और बहुत काफी इसमें ग्रोथ है, काफी स्कोप है। अभी कोई नहीं है प्लेयर जो माइक्रोग्रीन में खेल रहा है, हल्का है, बहुत थोड़ा है, तो बहुत पूरा मार्केट आपके लिए पड़ा हुआ है। बाहर की कंट्री में ये फैला हुआ है, मगर यहाँ अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। स्पेशली कोरोना टाइम में जब आप इसको इम्यूनिटी के साथ जोड़ जोड़ दिए हैं, तो काफी सारे लोग की आंखें खुल गई है माइक्रोग्रीन को लेकर के। तो है, काफी स्कोप है सौरभ जी। अच्छा, तो इसमें अनामिका जी एक तो ये तरीका हो गया कि हमने अपनी माइक्रोग्रीन की उपज उगाई और वो हमने मार्केट में सेल कर दी। और चूँकि यहाँ पे काफ़ी किसान ऐसे हैं जो FPOs के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो बड़े स्केल पे अगर करते हैं तो एक तो हो गया कि आपने जो उगाया आपने डायरेक्टली अपनी उपज बेच दी, बट क्या इसको किसी तरीके से प्रोसेस भी किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। वी कैन डू, मैंने बोला भी है, इसका पाउडर की तरह भी रख सकते हैं। जैसे आप क्या मोरिंगा का पाउडर होता है या वीट ग्रास का पाउडर होता है, इसमें आप फ्लेवरफुल पाउडर बना करके आप रेडिश का पाउडर बना दीजिए, आप सौंफ का पाउडर बना दीजिए, आप ये सब का पाउडर बना करके एक जैसे कैच का वो मसाला का डब्बा नहीं होता है, वैसे रख करके इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड एब्सोल्युटली हेल्दी टू यूज, स्मूदी में डालिए, खाने में डालिए, एब्सोल्युटली। मतलब अगर आप इसको दिल्ली तो नहीं भेज सकते ना बेचने के लिए, अगर आप उगा रहे हैं छोटे से कोई गांव में, लेकिन आप इसको सन ड्राई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राई कर सकते हैं, इसको आप सोलर ड्राई कर सकते हैं। इन सब टाइप का ड्राइंग का अगर आप एक फैसिलिटी अगर आप मिल करके जैसे आप मिल्क का एक स्टेशन होता है जो सब लोग जाकर के वहां दूध को जमा करते हैं, फिर वो मिल्क से वहां पे मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक नंदिनी का यही है ना प्रोसेस। तो इसी तरीके से अगर छोटा छोटा माइक्रोग्रीन हर एक घर में उगाया जाए
और इसका एक कलेक्शन सेंटर हो कि यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के माइक्रोग्रीन लाके रख दो और फिर उसका ड्राइंग हो और उसके बाद उसका पैकेजिंग हो और एक उसका मार्केट छोटा सा क्रिएट कर सकते हैं जो लोग धीरे धीरे, ताकि अवेयरनेस आ जाए। जैसे मसाला बनता है, जैसे मिर्ची का मसाला बन गया, हल्दी का मसाला बन गया, सेम तरीके से आप माइक्रोग्रीन का पाउडर भी मार्केट में लेकर के आ सकते हो। इट्स अ वेरी न्यू थिंग, सो आई एम वर्किंग ऑन इट, बट लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि और लोग भी बनाएं और इस चीज से जुड़े। मेरा बहुत आशा है, 3 साल 4 साल हो गए इसी के ऊपर काम करते करते, और लगता है कि अब मार्केट धीरे धीरे समझ आ रहा है लोगों को, छोटे छोटे लोगों को समझ आ रहा है इसके बारे में। तो अनामिका जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो माइक्रो ग्रीन्स हैं ये वही आम पौधे हैं जिनसे हम आम तौर पे, ख़ास तौर से हमारे किसान जो हैं उन्हें उगा रहे हैं और उन्हें एक ट्रेडिशनल तरीके से भी बेच रहे हैं, पर केवल उनकी जो अपनी लाइफ साइकिल है, उनका जो अपना जीवन काल है, उसमें पहले ही अगर हम उसे हार्वेस्ट कर लें और निकाल लें तो उससे अपने आप में एक अलग वो प्रोडक्ट अपने आप में भी एक बन जाता है। सौरभ जी, सौरभ जी, हर एक चीज का होता है लाइफ साइकिल। आप मैच्योर खाना खाना चाहते हो उसका लाइफ साइकिल अलग है, आप ये माइक्रोग्रीन खाना चाहते हो उसका लाइफ साइकिल है, आप स्प्राउट खाना चाहते हो तो उसका लाइफ साइकिल अलग है। बट सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं। तभी मैंने आपको बोला, एक मुट्ठी अगर आप पालक लो और एक मुट्ठी अगर आप माइक्रोग्रीन लो तो 40 टाइम्स मोर, तो पैसा भी उतना ही मिलता है ना आपको। आप यहाँ 25 रुपए का पालक बेच रहे हो एक मुट्ठी, और आप यहाँ 250 रुपए का एक मुट्ठी आप पालक बेच रहे हो। तो आपको छोटे ही कम मेहनत में, कम जगह में, अगर आपको वही 5 गुना मुनाफा दे रहा है, तो आप 2 एकड़ 3 एकड़ में आप क्यों उगाओगे पालक, बिल्कुल अगर यही आपको मैं, मार्केट मिलता है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और यही मैं अपने जो ऑडियंस हमारे साथ जो आज जुड़ी हुई है उनके बेनिफिट के लिए मैं यही बात सबके सामने भी रखना चाहूँगा कि ये फसल वही है, लेकिन आप इसे किस समय पे निकाल रहे हैं इसकी अगर आपको जानकारी हो तो कैसे वो जो आपने उपज करी वो अपने आप में भी बेहतर हो सकती है, और जो उसे खरीदने वाला है उसे भी उसमें ज़्यादा वैल्यू दिखेगी जिसके वो ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छा है। इसके बिल्कुल इसको पाउडर कर करके एक्सपोर्ट मार्केट में, अगर कोई फार्मर जो एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हो अपने कोई क्रॉप्स के, जैसे मोरिंगा के पाउडर लोग करते हैं, नीम के पाउडर लोग करते हैं, वीट ग्रास करते हैं, वैसे ही ये फ्लेवरफुल माइक्रोग्रीन के पाउडर में अगर किसी को जाना है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आपको ज्यादा जगह नहीं चाहिए, आपको सिर्फ थोड़े रैक्स और थोड़े रूम चाहिए, आप खेती में जाइए, करिए। हो सकता है आपकी हाउसवाइफ जो है वो घर में बैठे बैठे माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। तो इट्स अ लाइवलीहुड विच कैन बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स फुल फैमिली। बट बिल्कुल। मार्केट रेडी होना चाहिए, मार्केट मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर अभी चीज का मार्केट। जी हाँ बिल्कुल, और अभी हम ये कर सकते हैं कि अभी हम बिल्कुल भी किसी को ये सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आप अपनी पूरी खेती माइक्रोग्रीन की तरफ मोड़ लें, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप इस समय ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आने वाले कुछ समय में एक बहुत तूल लेगा, लोग इसे ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, बिल्कुल और ये सही समय है कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, धीरे धीरे छोटे छोटे एरिया में इसका प्रयोग शुरू करें। बिल्कुल। और क्योंकि आप लोग खुद एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चला रहे हैं, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है वो काम करते करते आपको भी कुछ नए नए आइडियाज़ दिमाग में आए, आपको भी कुछ बातें आपके बहुत दिमाग में। जरूरी है सौरभ जी। अभी मैं आपको बता रही थी, जब हम लोग उत्तराखंड के साथ हम लोग जब काम कर रहे थे फ्लावर को लेकर के, वो फ्लावर अपने फेंक रहे थे। विच फ्लावर कैन जनरेट होली कलर, फ्लावर कैन जनरेट योर एसेंस, फ्लावर कैन जनरेट अगरबत्ती, और वो फेंक रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। और ऐसे ऐसे स्टोरी सामने आती है। अभी आप टमाटर भी देख लीजिए, टमाटर भी आदमी डिहाइड्रेट करके सुखा रहा है, केला सुखा करके पाउडर आटा बना रहे केले का, कटहल सुखा करके कटहल का पाउडर बन रहा है। मतलब हर एक चीज का आप एक बाय प्रोडक्ट बनाना और सोचना बहुत जरूरी है। पेंडेमिक ने हमें इतना कुछ ये सब सिखाया है कि अगर हमारे पास प्याज सूखा हुआ होता, धनिया पत्ता सूखा हुआ होता, तो एक एक पैकेट तो रख दिए होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो उगा रहे हैं उसे उगाना और बेचना ही एक बिजनेस मॉडल नहीं है, उस पूरे हमारी जो फसल है, जो हमारी उपज है, उसकी लाइफ साइकिल में हम बहुत सारे ऐसे नवाचार, बहुत सारे ऐसे इनोवेशन ला सकते हैं जिससे ना सिर्फ उस उपज की लाइफ साइकिल बढ़ती है, उसका जीवन काल बढ़ता है, बल्कि अलग अलग अपने जीवन काल के स्टेज में वो आपको बेहतरीन मुनाफा भी दे सकता है। पर बिल्कुल उसके लिए हमें नई नई जानकारी से अपने आप को रूबरू कराते रहना चाहिए, हमें अपडेटेड रहना चाहिए, हमें नए लोगों से बात करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर में, खेती में इतना काम हो रहा है, इतनी नई नई चीज़ें हो रही हैं कि अगर हम उनके बारे में जानते रहें, अपडेटेड रहें, तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं
उससे कम मेहनत, कम लागत में हम ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल। मैं कोई कुछ ऐसा कोई सवाल पूछना चाह रहा है अनामिका जी से माइक्रो ग्रीन्स के बारे में, या इसके साथ और क्या किया जा सकता है उसके बारे में? कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, कोई आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपके पास आएंगे, या आप अपने को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, किसी का कोई भी सवाल हो, मैं यहाँ पे हूँ जवाब देने के लिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। मैं वैदिक कृषि से बोल रहा हूँ। मैं हाँ जी एफपीओ से, सर। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। मैम, ये आपका बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है, ठीक है, और आपने 2017 से इस्टेब्लिश किया हुआ है। हाँ जी। मैम, इसको ये पूछना था कि जैसे हम लोगों ने आपके इसमें माइक्रो ग्रीन से वर्क कर रहे हैं, एक छोटे पैमाने पे करें, लेकिन इसको अगर बड़े पैमाने पे करें तो इसको मैम बनाने के लिए जो प्रोसेस है, या फिर इसको हमने एक बड़े लेवल पे ले जाने के लिए जो भी हमने ग्रेन से इसको डेवलप कर रहे हैं, और इसको एक प्रिजर्व करने के लिए हमें जितनी क्वांटिटी है वो हमने प्रिजर्व कर रखा है, तो उसमें हम कैसा इसका प्रोसेस है कि कैसे हम इसको बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं छोटे लेवल से, और इसको प्रोसेस करके, इसको प्रिजर्व करके, और इसको एक बड़े लेवल पे इसको हम लोग करें। बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। पहले तो धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। मेरा कहना यही है कि कोई भी चीज पहले आप छोटे तरीके से शुरू करिए। पहले इसमें बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो हर एक दिन आपको एक नया लेसन मिलेगा। जैसे अगर कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप सनफ्लावर उगा रहे हैं तो सनफ्लावर जिस तरीके से उगा रहे हैं मटर भी उसी तरीके से उगेगा। आप खेती कर रहे हैं, आपको पता है हर एक चीज का अलग अलग सबका लाइफ साइकिल होता है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके अलग अलग टाइम होते हैं। तो ये आपको माइक्रो ग्रीन में भी सीखना बहुत जरूरी है। तो छोटे हर एक चीज पे आप एक्सपेरिमेंट पहले करिए, उसके बाद धीरे धीरे अगर आप अपने घर के लिए उगाए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए उगाना शुरू करें। और दूसरा आप अपना देखिए कि आपको कौन से मार्केट में ये लेके जाना है। उगाना शायद हो जाए, लेकिन इसी चीज कोई भी चीज को उगा करके उसको मार्केटिंग हाँ उसको मार्केटिंग बहुत उसका जरूरी है, करना, बिल्कुल जब मैम। तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करिए, जब तक आपको नहीं लगता है कि इसका सेल गारंटेड है, ये कोई मेरे से ले रहा है, इसका जी मार्केट बिल्कुल। खड़ा है और मैं जाकर के ये जाकर के अपना सामान वहां डाल दूंगा, तो बहुत जी जरूरी है। पहले आपको सीखने में ही इसको 5-6 महीना लग जाएगा। अलग अलग बीज आपको अलग अलग चीज सीखा, अलग अलग मीडियम आपको इसमें पॉटिंग मिक्स में आपको डालना है, कि आपको कॉयर में देखना है, कि आपको हाइड्रोपोनिक देखना है, ये सब चीज समझने में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फंगस से कैसे बचाना है, ये समझने में आपको जब 3-4 महीने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा मार्केट इसके लिए रेडी है। फिर जी आप इसका नेक्स्ट स्टेप लीजिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको किस तरीके से उगाना है, आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको कोई एक्सपर्ट आपको ऑन बोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, आप खुद करेंगे, किसी के साथ करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कितना जगह चाहिए, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, ये आपके नेक्स्ट स्टेप्स में आएंगे। जी मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है मैम कि ये सनलाइट में मतलब ज्यादा बेनिफिट है, बेनिफिशियरी है, या फिर रूम लाइट में इसको मैम बड़े लेवल पे हम ले जा सकते हैं? सर दोनों दोनों तरीके से है। बाहर काफी सारे लोग जो बाहर उगाते हैं वो एलईडी लाइट पे उगाते हैं, बिकॉज वहां पे वेदर कंट्रोल कर सकते हैं आप अंदर रूम में डाल करके। बट यहाँ सनलाइट जब मैंने बोला तो मैंने ये नहीं बोला कि आप उसको दिन भर सन के नीचे रखने का है। मेरे जी ऊपर मैम, वो विलेज स्टोरी के ऊपर एक शेड है, बहुत बड़ा एक शेड है, उसके अंदर हम लोगों ने ये सेटअप कर करके रखा था। तो वो शेड में टेम्परेचर सुबह मैम, थोड़ा सा, जी टेम्परेचर मेंटेन रहे मैम? हाँ टेम्परेचर यहाँ बैंगलोर में है ना, बैंगलोर में 12 महीने का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मगर हाँ जब आप वहां करेंगे तो आपको थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, ह्यूमिड मेंटेन करना होगा। तो ये सब चीज थोड़ा टेक्निकल है। जब आप हाइड्रोपोनिक पे जाएंगे और जब आप सॉइल पे उगाएंगे, ये आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सी खेती आपको करनी है। आपको तो उसके ऊपर आप टेक्निकल आप उसमें जा सकते हैं। आपको ड्रिप लगाना होगा, आपको लाइटें लगानी होंगी, आपको रैक डालना होगा। तो ये सब चीज आप तब करेंगे जब आपको, बट हाँ अगर आप बहुत एक्सट्रीम वेदर वाले जगह पे रह रहे हो, जहाँ पे आपको कभी थ्रू आउट द ईयर आपको ये हार्वेस्ट चाहिए, मगर आपका विंटर में नहीं हो रहा है या बारिश में नहीं हो रहा है, तो उस जैसे जैसे जगह में लोग फिर वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में लेकर के आपको करना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। जरूर बहुत उगाइए और जरूर शेयर करिए कि कैसा रहा। मेरा नंबर, बिल्कुल मेरा बिल्कुल मैम। विलेज स्टोरी को फॉलो करिए। मेरा नंबर मैं सौरभ जी के पास है, वो डाल देंगे ग्रुप में, प्लीज फॉलो करिए। और कभी भी आपको जरूरत पड़े आप फोन करिए,
मैं हमेशा हाजिर रहूंगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मॉडल गांव से जुड़ना हमारी आशा है और चाहते हैं कि इसमें आगे भी बढ़े, आप लोग मेहनत करें साथ में और एक साथ उगाएं। थैंक यू। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इसे छोटे छोटे स्तर पे पहले प्रयोग करें, ताकि जो जैसा अनामिका जी ने बोला कि जब आप कोई भी नई चीज़ करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करके समझ में आती हैं। तो सभी से मेरा आग्रह ये रहेगा कि पहले छोटे छोटे इस लेवल पे इसको ट्राई करके देखें। ये देखें कि आपके जहाँ पे आप ये कर रहे हैं वहाँ का जो मौसम का हाल है उसके हिसाब से कैसे रिस्पॉन्स मिलता है आपको। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट किस माइक्रोग्रीन के लिए तैयार है। आप जो बना रहे हैं, जो उगा रहे हैं, उसे जो भी प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो उसका मार्केट कहाँ है। और उसके बाद ये छोटे छोटे प्रयोग से शुरू करें और फिर ताकि जब आप इसको बड़े स्केल पर लेकर आएँ तो आप हर चीज़ को लेके एकदम श्योर रहें, एकदम आपको मन में एक क्लैरिटी रहे कि हाँ ये चीज़ मुझे इस तरह से करनी है और यहाँ पे बेचना है। तो उसमें क्या होता है कि फिर नुकसान की संभावनाएं कम होने लगती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सौरभ जी। और कोई अपना कोई सवाल पूछना चाह रहा है? चलो, इसका मतलब सबको समझ आ गया और सब उगाने वाले हैं। हैप्पी ग्रोइंग टू एवरीबडी एंड थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू मॉडल गांव हम लोग को विलेज स्टोरी को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए और सब लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मैं यहाँ से साइन ऑफ करती हूँ। अनामिका बिस्ट फ्रॉम बैंगलोर फ्रॉम विलेज स्टोरी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां भी आप कर सके। और मेरा नंबर मैं सौरभ जी को दे रही हूँ, तो आप चैट में डाल दीजिए हमारे ईमेल आईडी। एनी टाइम, कभी भी आपको लगे कि आपको थोड़ा इसमें हैंड होल्डिंग चाहिए, हाथ, तो मैं आपको जरूर मदद करूंगी। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू अगेन। थैंक यू अनामिका जी। और सभी जो लोग जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी सवाल आप थोड़े समय बाद भी अगर पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हम उन्हें अनामिका जी से कंसल्ट करके उसका जवाब हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। पर नई चीज़ों के लिए ओपन रहें और नई चीज़ों, नई जानकारी के लिए हमेशा तैयार रहें और अच्छे मौक़ों की तलाश करते रहें। और फिर हम अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। और इसके संबंधित कोई भी सवाल हो, जैसे मैंने कहा, आप हमें लिख सकते हैं, हम उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी, आपका खासा धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। धन्यवाद।